तो चलिए स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर, इसी को कंडेंसर भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कंडेंसर, यही कैपेसिटर। मींस कैपेसिटर मींस व्हाट? कैपेसिटर इज a device in which the capacity of a conductor increases without increasing its size। मतलब हमको मालूम है यदि बच्चों कैपेसिटी यदि हम इंक्रीज करना चाहते हैं यदि हम कैपेसिटी किसी कंडक्टर की कैपेसिटी भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमको मालूम है C is equal to 4 pi epsilon naught into R। यदि आप R रेडियस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस इंक्रीज होने का मतलब साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जैसे वाटर टैंक होता है, टैंक जो है उसकी कैपेसिटी हाई है, इसका मतलब है कि उसमें हम लोग ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। यदि किसी वाटर टैंक की कैपेसिटी हाई है, इसका मतलब हम उसमें ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही एक्चुअली में किसी कंडक्टर की कैपेसिटी हाई है, इसका मतलब हम उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। जैसे घर में क्या होता है, मान लीजिए आपके यहाँ सपोज कारपोरेशन जो है, नगर निगम, इसका नल आ रहा है, तो आपको मालूम है वो तो एक फिक्स टाइम के लिए आता है, मॉर्निंग में 1 आवर या हाफ आवर, फिर इवनिंग में हाफ आवर। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं कि वाटर पंप का सपोर्ट लेते हैं और वाटर पंप का सपोर्ट लेकर ऊपर वाटर टैंक को जो है वो फिल कर देते हैं वाटर से। तो जब उसमें वाटर स्टोर हो जाता है उसके बाद आप उसका यूज करते हैं। पर मान लीजिए सपोज घर में बोरिंग है, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि आपको एक गिलास पानी चाहिए तो बोरिंग ऑन कर दी, पंप ऑन कर दिया, फिर एक गिलास पानी भर लिया, फिर पता चला मम्मी को एक बाल्टी पानी की जरूरत पड़ी है कपड़े धोने के लिए, तो उन्होंने फिर स्विच ऑन किया, फिर पंप को स्टार्ट किया, फिर नीचे एक बोरिंग को स्टार्ट करके एक बाल्टी पानी भर लिया। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, घर के ऊपर एक टैंक रखा होता है, बोरिंग को ऑन करते हैं, और फिर उसको पंप को हम लोग भर, वाटर टैंक को हम लोग भर लेते हैं। फिर उसके बाद दिन भर जो है वो वाटर टैंक की हेल्प से एक्चुअली में टैप के थ्रू वाटर जो है हम लोग यूज करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक्चुअली में कैपेसिटर या कंडेंसर का रोल है। कभी भी जो डायरेक्ट किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट फ्लो नहीं करवाते हैं, पहले उस डिवाइस में जो करंट जाता है वो कैपेसिटर में जाता है, और फिर कैपेसिटर की हेल्प से कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, फिर उसकी हेल्प से अपन सप्लाई करते हैं। तो इसमें होता ये है कि एक तो करंट जो सप्लाई होता है वो रेगुलर होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से हम लोग बचते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप सप्लाई करोगे तो वोल्टेज अप डाउन होने से भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है उसके खराब होने का चांस है। तो कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि कैपेसिटर का रोल क्या है। कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। जैसे वाटर टैंक में वाटर स्टोर होता है, वैसे ही कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो अब ये होता है कि यदि आपको कोई छोटा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो कम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई हैवी मशीन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलती है, उनमें हैवी मशीन्स होती हैं, उनको रन करने के लिए ज्यादा करंट की, ज्यादा चार्ज की जरूरत होती है। तो बड़े कैपेसिटर की, मतलब ज्यादा चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो
यदि मान लीजिए सपोज जैसे अपन बोल रहे हैं कि कंडक्टर लेते हैं, यदि छोटा कंडक्टर लेंगे तो उसमें कम चार्ज स्टोर होगा, बड़ा कंडक्टर लेंगे उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। लेकिन फिर ये कंडक्टर कैसे होंगे, तो पता चला स्फेरिकल कंडक्टर हैं, गोले हैं, तो आप उनको फिर अलग से आप लगाओगे डिवाइस में तो वो भी प्रॉब्लम होगी। तो एक कैपेसिटर, एक डिवाइस ऐसा डेवलप कर लिया गया जिसमें हमको साइज नहीं इंक्रीज करना पड़ता, ज्यादा बड़ा साइज नहीं करना पड़ता, बिना साइज इंक्रीज किए भी हम ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। वाटर टैंक में जरूर अभी तक ऐसा कुछ डेवलप नहीं हो पाया, उसमें तो आपको ज्यादा वाटर स्टोर करना है तो टैंक बड़ा लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें जरूर ऐसा डिवाइस हम लोगों ने डेवलप कर लिया कि जिसमें हम बिना साइज इंक्रीज किए भी ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें दो प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर में ये कंडक्टर है, एक्चुअली ये कंडक्टर है और हमको मालूम है ये क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब इसी के क्लोज में एक और प्लेट रख देते हैं, तो इंडक्शन की वजह से इस पर क्या जाता है, अपोजिट चार्ज आ जाता है और फार एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम ये जो फार एंड है उसको अर्थिंग दे देते हैं। ऐसा करने से पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाता है, तो मिलाकर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होगा और यदि पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो नो डाउट कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आपका C = Q/D del V है। यदि आप पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे तो नो डाउट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपेसिटी C = Q/V होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं और ऐसा एक्चुअली में ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो मतलब इस प्रिंसिपल में आपको मैंने समझाया कि कैपेसिटर मींस द डिवाइस इन व्हिच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज, इसमें बिना साइज इंक्रीज के। तो इसलिए आप लोग फैन वगैरह देखेंगे तो जो सीलिंग फैन रहते हैं वो फैन में एक कैप लगा रहता है और ऊपर एक कैप लगा रहता है, उस कैप के अंदर एक छोटा सा, जैसा आप देखते हैं सेल होता है, बिल्कुल उसका सिलेंड्रिकल रहता है ये, और इसमें इस तरीके से अंदर प्लेट्स रहती है और ये बाहर पॉइंट निकले रहते हैं। ऐसे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, रखा रहता है, वो यूज करते हैं। ऐसा सब में होता है, चाहे वो आपकी मिक्सी हो, कोई भी डिवाइस, तो पहले सप्लाई वहां कर देते हैं। तो बच्चों कैपेसिटर अपन को अब समझना है, मतलब आपको कैपेसिटर में मैंने समझाया, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है, ये जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें यदि आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर यदि अपन नेट पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा +V1 -V2 और +V3। तो सपोज यदि ये 10 वोल्ट है, ये मान लीजिए -4 वोल्ट है, ये सपोज +2 वोल्ट है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है ये तो इंक्रीज करेगा ना पॉजिटिव की वजह से, जबकि ये जो 4 है वो माइनस हो रहा है, तो 10 के पोटेंशियल को माइनस कर मतलब 6 हो जाएगा। तो किसी तरीके से हम इसको अलग कर दें, तो ये 2 को कैसे अलग करोगे, इसको अर्थिंग दे दिया हमने, ये पूरा चार्ज अर्थ में चला गया, या ऑटोमेटिक ये V3 वाली जो बात थी वो अलग हो गया, V1 -V2 10 - 4 6 आ गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बस यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का।
तो कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला भी होता है C = Q अपॉन डेल V। डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए तो C = Q। Thus the capacity of a capacitor is equal to that amount of charge which is stored in capacitor when the potential difference maintained across its plates 1 volt। तो बच्चों ये एक्चुअली में कैपेसिटर है। जब इसकी कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस यदि हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं, उस वक्त जितना चार्ज ये स्टोर करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटर की कैपेसिटी। If the potential difference between the plates of a capacitor is 1 volt, then the amount of charge stored in capacitor is called capacity of a capacitor। तो अब नेक्स्ट मुझे बताना है बच्चों आप लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है इसमें दो प्लेट्स यूज की जाती हैं। एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक प्लेट को के आउटर फेस को हम अर्थिंग दे देते हैं। इस तरीके से बनाते हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मान लीजिए सपोज ये दो प्लेट्स दी गई हैं, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों के एरिया सेम है दोनों प्लेट्स के। ये इस तरीके से प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है और सपोज इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो b है। यहाँ पर बच्चों इंटेंसिटी E है। ये इंटेंसिटी कितनी होगी? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ पर ये इंटेंसिटी E कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं क्योंकि फर्स्ट प्लेट की वजह से यहाँ इंटेंसिटी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर ऐसा रिपल्शन होगा, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा और ये वाला प्लस रहेगा। चार्ज सेम होता है, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी माइनस क्यू, पर रहा सवाल यहाँ इंटेंसिटी का। चार्ज सेम है, एरिया सेम है, तो चार्ज डेंसिटी भी सेम रहेगी। तो आपने देखा था सिंगल प्लेट की वजह से इंटेंसिटी हमने देखा था सिग्मा अपॉन 2 into एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, नेट इंटेंसिटी E is equal to E1 plus E2। E is equal to sigma upon 2 into epsilon naught plus sigma upon 2 into epsilon naught, means E is equal to twice of sigma upon 2 into epsilon naught। 2 to cancel, sigma upon epsilon naught। ये होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब by definition of potential gradient, E is equal to V by D। What is V? Potential difference between the plates and D distance between the plates। तो यहाँ पर E की वैल्यू रखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V by D। तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ D। क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कैपेसिटी बता सकते हो, C is equal to Q by V। Q
सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू क्यू, और v सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब c इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में जाएगा इंटू q अपॉन सिग्मा इंटू डी। इसका मतलब c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, q अपॉन a इंटू ऑफ d, q कैंसिल, c is equal to epsilon naught into a upon d। ये होगा बच्चों कैपेसिटी का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला। लेकिन अब इसमें ध्यान दो, तो दोनों प्लेट्स जो उसके बीच में एयर है, मतलब ये एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटी को हम C नॉट से डिनोट करते हैं, और इस तरीके से ये फॉर्मूला मिल रहा है आपको, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। पर मतलब यदि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हो, ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हो, तो एरिया ज्यादा होना चाहिए और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। लेकिन बच्चों हमारा कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि हमको एरिया नहीं बढ़ाना, साइज नहीं बढ़ाना, इसलिए बड़ी प्लेट यूज नहीं करते हैं, बल्कि दोनों प्लेट्स को काफी क्लोज रखा जाता है। ऐसे करके कैपेसिटी इंक्रीज किया। पर यदि मान लीजिए इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता तब, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये सब बदल जाता, और अभी अपन उस केस को करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसकी थिकनेस t है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज k है, एप्सिलॉन r भी लिखा जाता है, k भी लिख सकते हैं। यदि इस तरीके से कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने पार्शियली फिल किया, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितनी कैपेसिटी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब माइका हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है, इस तरीके के मटेरियल यदि अपन फिल करते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से होता ही है बच्चों, ये जो क्लोज सरफेस है वो नेगेटिव हो जाता है और फार एंड प्लस, तो इसकी वजह से ये जो प्लेट्स है प्लस से माइनस की तरफ इंटेंसिटी रहती है, तो प्लेट्स की वजह से इंटेंसिटी राइट साइड और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इंटेंसिटी लेफ्ट साइड, ऐसा होता है, और इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे बताओ यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल V, वो कितना होगा। तो डेफिनेटली आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पर ये हो जाएगा डेल V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू एयर, तो दोनों प्लेट्स के बीच में एयर कितने डिस्टेंस तक है, क्योंकि हमको मालूम है E इज इक्वल टू V बाय D, तो V इज इक्वल टू E इनटू D, इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आ जाएगी E1 और यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा एयर के लिए D माइनस T, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है
बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, तो बचे हुए पार्ट में एयर है, और वो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, d माइनस टी। तो इसलिए E1 इंटू डी माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंटू थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब T। तो इस तरीके से अब पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो हो जाएगा del V इक्वल टू E1 into D minus T plus E2 into T. What is E1 intensity due in air or E2 intensity due to dielectric medium? तो del V is equal to इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन दोनों प्लेट्स की वजह से इंटेंसिटी रहेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू T। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस del V is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए, तो D माइनस T प्लस T बाई K। इसका मतलब del V is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T इनटू 1 माइनस 1 बाय K। ये माइनस T था, ये प्लस T था, तो माइनस T को मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 बाय K। अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास। अब कैपेसिटी हमको पता है C is equal to Q by del V, ये C is equal to Q अपॉन del V की वैल्यू रख दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T into 1 माइनस 1 by K। यहाँ पर C is equal to एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में जाएगा into Q सिग्मा, सिग्मा मतलब Q अपॉन A, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, D माइनस T into 1 माइनस 1 by K। Q Q कैंसिल, ये A न्यूमरेटर में आएगा, तो अब कैपेसिटी का फॉर्मूला जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाय। This is what capacity of a capacitor when dielectric medium partially filled between the plates। अब इसमें स्पेशल केसेस डिफरेंट हो सकते हैं। यदि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली ना फिल होकर कंप्लीट फिल हुआ होता तो कैपेसिटी कितनी होती, तो फर्स्ट केस इफ E is equal to T, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस हम कितना ले रहे हैं, जितना दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ये कंप्लीट फिल है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो C is equal to एप्सिलॉन नॉट into A अपॉन D माइनस D 1 माइनस 1 by K। ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस D प्लस D by K आ जाएगा, D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, प्लस D by K जाएगा, K न्यूमरेटर में जाएगा, so capacity रहेगी C is equal to एप्सिलॉन नॉट into K into A upon D। यदि कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता, उसकी जगह एयर भरी होती जैसा अपन ने किया था फर्स्ट केस, तो एयर के केस में तो आपको मालूम है दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल एयर होती, तो एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है C is equal to एप्सिलॉन नॉट into A upon D। इसको अपन एयर कैपेसिटर बोलते हैं, और ये मैंने निकलवाया था आपको। तो इस फॉर्मूले से आप सारे केसेस कर सकते हो। यदि मान लीजिए सपोज
दोनों प्लेट्स के बीच में मेटल भर दिया होता तो, यदि दोनों प्लेट्स के बीच में आपने मेटल भर दिया होता है इधर से इस प्लेट से और इस प्लेट के बीच में, तो मेटल के लिए तो आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो यदि आप इस फॉर्मूले के हेल्प में, इसको फॉर्मूला 1 बोल देता हूं मैं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं। ये फॉर्मूला तब है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल है, ये तब है जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीट फिल है। ये एयर कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट, यदि मान लीजिए सपोज दोनों प्लेट्स के if t is equal to d and t is equal to infinity, k is equal to infinity का मतलब आपने मेटल फिल किया है। अब क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में मेटल रख दोगे तो इससे बाय 2 c is equal to infinity, कैपेसिटी जो है वो इंफिनिटी हो जाएगी, मतलब बहुत इंफिनिटी चार्ज स्टोर कर सकते हो आप, लेकिन कोई फायदे का नहीं है, स्टोर नहीं होगा, लीक हो जाएगा। जैसे ऊपर पानी की टंकी है, उसकी पैंदी में नीचे बेस में आप छेद कर दीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना वाटर स्टोर हो सकता है, तो आप बोलोगे इंफिनिटी, मतलब पानी डालते जाए उसमें भरता जाएगा, भरता नहीं जाएगा, निकलता जाएगा। बिल्कुल वही अहम ही होगा। आप इसको पूरा मेटल से भी फिल कर देंगे तो कोई मतलब थोड़ी है। आप जितना भी चार्ज देते जाएंगे कैपेसिटर को, वो पूरा का पूरा लीक होता जाएगा, अर्थ में जाता जाएगा, चार्ज को स्टोर ही नहीं करेगा, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये दिमाग में आता है बच्चों की, सर मेटल की तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो फिर अपन तो कैपेसिटर की कैपेसिटी इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो अपन दोनों प्लेट्स के बीच में माइका एफोनाइट क्यों भरते हैं, मेटल क्यों नहीं भर देते हैं, तो उसको तो कैपेसिटी इंफिनिटी हो जाएगी। कर तो दोगे आप, फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, ये इंसुलेटर्स होते हैं, उनको फिल किया जाता है। फोर्थ केस, इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में, जो कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किए हैं, डिफरेंट थिकनेस के। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2, इसकी थिकनेस T3, T4। अब कैपेसिटी कितनी होगी, तो अब कैपेसिटी जो फॉर्मूला बनेगा, C is equal to xy naught into A upon D minus T plus T by K, तो माइनस T जाएगा माइनस समीशन ऑफ T और प्लस T by K, तो ये जाएगा समीशन ऑफ T by K, ये आ जाएगा। इसका मतलब C is equal to xy naught into A upon D minus summation T, T1 plus T2 and so on, plus summation T by K का मतलब T1 by K1 plus T2 by K2 plus T3 by K3 and so on। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पर ज्यादा बेटर है इसको याद करने से अच्छा है इसको याद कर लो, और इसको भी क्या याद करना है, ये याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक सारे केस बन जाएंगे। D माइनस T प्लस T बाय K, तो माइनस T को अपन क्या कर देंगे समेशन ऑफ T, प्लस T बाय K को अपन क्या कर देंगे समेशन ऑफ T बाय K। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बच्चों, ये इस तरीके से पूरा डेरिवेशन होता है, डिराइव करते हैं। मैं शॉर्ट टाइम के लिए हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स यदि बनाना चाहते तो बना लीजिएगा।
नेक्स्ट बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। इस स्फेरिकल कैपेसिटर में भी एक स्फीयर ये यूज करते हैं, इनर स्फीयर होता है ये, और इसी के बाहर देखिए आउटर स्फीयर होता है मेटल के। ये जो इनर स्फीयर होता है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो आउटर स्फीयर है उसको हम अर्थिंग दे देते हैं। जब इनर स्फीयर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इनर स्फीयर के आउटर फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो आउटर स्फीयर है उसके इनर फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फार एंड पर पॉजिटिव आता है, लेकिन फार एंड को हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, तो पूरा फार एंड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। ऐसे बनता है बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर। अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर में यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जो इनर स्फीयर है, मान लीजिए उसको मैंने 1 बोला, जो आउटर स्फीयर है उसको 2 बोला, तो मान लीजिए इनर स्फीयर उसका रेडियस r1, जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस r2। आपने यहाँ पर चार्ज दिया +q, इस पर भी -q। तो अब इनर स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा V1 वो कितना होगा, तो डेफिनेटली होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r1 प्लस ये जो आउटर स्फीयर है उसके इनर फेस पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इनर पर भी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि हॉलो स्फीयर या शेल में इनसाइड में भली इंटेंसिटी ना हो पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर, और इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q/r2। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल होगा ऑन इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर V1 is equal to q/4 pi epsilon naught 1/r1 minus 1/r2। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं और पूछूं पोटेंशियल ऑन आउटर स्फीयर, ये जो आउटर स्फीयर है उसके आउटर फेस पर कितना पोटेंशियल है, तो नो डाउट आपका आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि आपने इसको अर्थिंग दी है और अर्थ का पोटेंशियल होता है बच्चों 0। तो इस तरीके से यहाँ पोटेंशियल होगा 0। तो दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 हमको पता है, ये लिखा हुआ है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस 0। यदि यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता K, तो यहाँ K भी आ जाता, और ये यहाँ भी किया जाता है, तो कुल मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस आता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, यहाँ एलसीएम जाएगा r1 इनटू r2, r2 माइनस r1।
ये कर लिया बच्चों अपन ने दोनों स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो अब इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का आप फॉर्मूला बता सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है C is equal to Q upon del V, कैपेसिटी is equal to चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर होना चाहिए C is equal to Q upon del V की वैल्यू रख दीजिए Q upon 4 pi epsilon naught into K R2 minus R1 upon R1 into R2। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। ऐसा करने से Q Q कैंसिल हो गया, C is equal to 4 pi epsilon naught into K R1 R2 upon R2 minus R1। यहाँ भी बच्चों यदि आप इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो R1 R2 की वैल्यू आप सही रखेंगे, न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से साइज बढ़ जाएगा और हमारा कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हम कैपेसिटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि हम कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं विदाउट इंक्रीजिंग साइज। इसलिए ज्यादा रेडियस वाले स्फीयर नहीं लेते हैं, कम रेडियस वाले स्फीयर यूज करते हैं, पर ऐसे लेते हैं जिनके रेडियस डिफरेंस कम हो, क्योंकि डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि आपके पास स्फीयर से डिफरेंट एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 5, एक 6, तो कैपेसिटर यदि आप बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा पेयर कौन सा होगा? तो जो मैंने वैल्यूज बोली हैं उनमें 3 और 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर, इनसे स्फेरिकल कैपेसिटर बनाएंगे वो सबसे बेस्ट होंगे, क्योंकि 3 और 4 एक तो साइज वाइज स्मॉल है और इनका डिफरेंस बहुत कम है 1। 3 और 5 लेंगे तो साइज बढ़ गया और डिफरेंस भी बढ़ गया। तो इसलिए यदि स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटी आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम ऐसे स्फीयर्स यूज करते हैं जिनके रेडियस डिफरेंस कम हो। और यदि आप कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दीजिए। कहां फिल करेंगे? ये दोनों स्फीयर्स के बीच में, यहां पर। तो ये है बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, मुझे ध्यान नहीं था। आप लोग क्योंकि वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, एक कैपेसिटर और होता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें एक सिलेंडर ये यूज करते हैं, एक सिलेंडर ये यूज करते हैं। एक इसमें सिलेंडर इनर होता है और एक आउटर होता है। जो इनर सिलेंडर होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो आउटर सिलेंडर होता है उसको हम अर्थिंग देते हैं। अब मान लीजिए सपोज बच्चों जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस R1, अच्छा दोनों कोएक्सियल रहते हैं, मतलब दोनों की एक्सिस कॉमन रहती है। तो जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस सपोज R1, जो आउटर सिलेंडर उसका रेडियस R2। अब जो हमने इनर सिलेंडर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो उस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आउटर सिलेंडर के इनर फेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आउटर फेस पर प्लस तो आता है, लेकिन हमने चूंकि अर्थिंग दे दी है इसलिए वो प्लस चार्ज अर्थ में चला जाता है। अब यहां पर यदि हम ये 2 पॉइंट बहुत क्लोज ले ले जो एक दूसरे से dx डिस्टेंस पर हैं और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज dV है,
तो हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस पर ये पॉइंट्स हैं, इसमें से मान लीजिए एक पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए और एक को दे दिया बी, तो हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू dV बाय dx माइनस, और इसलिए dV इज इक्वल टू माइनस E इंटू ऑफ dx। तो व्हाट इज dV? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्लोज पॉइंट्स ए बी, जो dx डिस्टेंस पर पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? तो बच्चों ये कैपेसिटर का साइज बहुत स्मॉल होता है, इसलिए बिहेव करता है एज ए लाइन चार्ज, और लाइन चार्ज की वजह से हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी गॉस थ्योरम में, तो वो आप लोग को याद होगा dV इज इक्वल टू माइनस, ये जो पॉइंट है वो मान लीजिए एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट into lambda by x into dx। भाई आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला था -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट into lambda by r, या r की जगह मैंने x बोल दिया। तो फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिलेंडर्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय x इनटू dx। कहां से कहां तक पोटेंशियल डिफरेंस? आउटर टू इनर, मतलब R2 टू R1। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है dV ये v हो जाएगा, या फिर मान लीजिए इसको आप बोल रहे हैं यहाँ पर ये V2 और ये V1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन dV मतलब v, V2 टू V1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाय x dx फ्रॉम R2 टू R1। ये हो जाएगा बच्चों V1 माइनस V2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय x होता है log x बेस e फ्रॉम R2 टू R1। इसी को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R1 बेस e माइनस log R2 बेस e। इसी को हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन को अंदर ले आ सकते हैं, ये नेगेटिव जाएगा ये पॉजिटिव, तो log R2 माइनस log R1 बेस e। इसका मतलब V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log R2 अपॉन R1 बेस e। R1 रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर और R2 मतलब रेडियस ऑफ आउटर सिलेंडर। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। इसको नेपोलियन लॉग बोलते हैं। सिंपल लॉग में भी आप कन्वर्ट करोगे तो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह जाएगा 2.303 log R2 अपॉन R1 बेस 10। ये नॉर्मल लॉग कहलाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन V1 माइनस V2। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल V। डेल V मतलब V1 माइनस V2।
यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए C इज इक्वल टू Q अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे 2.303 log R2 अपॉन R1 बेस 10। ये लैम्डा जो होता है बच्चों, ये होता है Q बाय L, हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय L, 2.303 log R2 अपॉन R1 बेस 10। Q कैंसिल, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.303 log R2 अपॉन R1 बेस 10। ये फॉर्मूला बनता है कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L अपॉन 2.303 log R2 अपॉन R1। तो ये बच्चों का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हो गया। लास्ट मुझे बताना है बच्चों, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन्हीं से बनते हैं फिर मिक्स कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। तो हम सर्किट में पहचानते हैं, पर उसको पहचानने के लिए हमको सीरीज और पैरेलल पहचान देखनी पड़ती है। तो जब इस तरीके की कॉम्बिनेशन हो तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें डिफरेंट कैपेसिटर्स होते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेकंड प्लेट का फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, और सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और सेकंड प्लेट को फिर हमने अर्थिंग दे दी इस तरीके से। मतलब यदि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी, तो ए से बी पर यदि हम मूव करें तो सिंगल पाथ में जितने कैपेसिटर्स आएंगे वो सब सीरीज में होंगे। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, C2, C3, यहाँ का पोटेंशियल V1 सपोज, यहाँ का V2, यहाँ का V3, और सपोज यहाँ पर V4। पोटेंशियल कम होता जाएगा, ये सबसे हाई पोटेंशियल, ये कम और ये कम, और यहाँ पर तो जीरो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों सारे कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है। सेकेंड, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V4, इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V4, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3, सॉरी माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसे में मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस V2 प्लस V2 को कैंसिल कर देगा, माइनस V3 प्लस V3 को, और तुलना का राइट हैंड साइड पर V1 माइनस V4 है। पर यदि हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर V1 माइनस V2, V2 माइनस V3 का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर,
और V3 माइनस V4 का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डेल V1 डेल V2 प्लस डेल V3। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेल V इज इक्वल टू होता है डेल V1 प्लस डेल V2 प्लस डेल V3। फिर हमको पता है Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो हम इस पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज Q है और सपोज कैपेसिटी C है। फर्स्ट कैपेसिटर पर देखें तो उस पर भी चार्ज Q लेकिन कैपेसिटी C1, ये हो जाएगा Q अपॉन C2 और ये हो जाएगा Q अपॉन C3। भाई Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q बाय C। अब पूरे कॉम्बिनेशन पर चार्ज तो Q है ना, तो Q को हम कॉमन निकालेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी लाइक 1 by C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों चार्ज सेम होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डेल V is equal to डेल V1 plus डेल V2 plus डेल V3 होता है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल है वो सेपरेट कैपेसिटर्स के कैपेसिटी के रेसिप्रोकल के समेशन के इक्वल होता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये सारे कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट को एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट करके हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि सेकंड प्लेट को एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट करके अर्थिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल V1 है, यहाँ V2, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका भी V1, इसका V1, क्योंकि कभी भी टू कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट करते तो चार्ज फ्लो होता है, तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसलिए यहाँ का V1 होगा तो ये भी V1, ये भी V1, ये भी V1। यहाँ पर पोटेंशियल V2 है तो ये भी V2, ये भी V2 और ये भी V2। तो आपको क्लियर दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, सेकंड पर भी V1 माइनस V2 और यहाँ भी V1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सेकंड, जो भी चार्ज आप दे रहे हो उसमें से Q1 यदि यहाँ स्टोर हो रहा है, Q2 यहाँ स्टोर हो रहा है और Q3 यहाँ स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेल V सीरीज में जैसे डेल V इक्वल टू डेल V1 प्लस डेल V2 प्लस डेल V3 होता है, पैरेलल में Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। और थर्ड Q इज इक्वल टू होता है CV, तो C इंटू डेल V, Q1 हो जाएगा C1 इंटू डेल V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू डेल V और Q3 हो जाएगा C3 इंटू डेल V। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और कॉम्बिनेशन भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये डेल V कॉमन निकलता है और कैंसिल हो जाता है। So C is equal to C1 plus C2 plus C3। तो सीरीज में 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, यहाँ सीरीज में C is equal to C1 plus C2 plus C3। तो बच्चों ये डिफरेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में।